नमस्कार दोस्तों। देश आजादी का 75वां साल मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो हमने सोचे कि आज इस दिन को कुछ ऐसे लोगों से मिला जाए, कुछ ऐसे फंड मैनेजर से मिला जाए जो कि नॉट ओनली अ ब्रिलियंट स्टॉक पिकर रहे हैं, अभी भी हैं, उनका पैशन है स्टॉक पिकिंग, उसके अलावा एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डर भी रहे हैं वो, और उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग से वो म्यूचुअल फंड की तरफ मूव हुए हैं। तो ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन इंडिया के अंदर बहुत कम मिलता है। तो वो है हमारे श्री रामदेव जी अग्रवाल। वेलकम रामदेव जी फॉर ज्वाइनिंग माय माय इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम रामदेव जी से पूछेंगे कि सर, आप इतने सालों से स्टॉक मार्केट के अंदर हैं एंड यू आर नोन फॉर some of the brilliantest of picks in the market known to Indian capital market. तो आपको इनका आइडिया कहाँ से आता है कि मेरे को हीरो मोटर्स में डालना है, मेरे को आयशर में डालना है? मतलब आपने कैसे ये मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई किए हैं? जो भी शेयर बाजार में आता है वो पैसे कमाने के लिए आता है, और जितना जल्दी बन सके पैसा वो और अच्छा है। तो धीरे धीरे जैसे 87 से मैं चालू किया हूँ मोतीलाल ओसवाल, और पैशन तो था ही शुरू से। बैलेंस शीट पढ़ने की बहुत पैशन थी, तो बैलेंस शीट पढ़ने से क्या हमको, और सीए किए तो ऑडिटर करके ये समझ में आया कि बिजनेस बनता कैसे है। बिजनेस मतलब नीचे से ऊपर तक कैसे आता है, मतलब छोटी छोटी कंपनी जो है कैसे बड़ी बड़ी बनती है। और हर बिज़नेस में हमने क्या देखा है कि एक समय आता है जब वो एक बहुत रैपिड पेस से ग्रो होता है, एंड वो पेस जो है बाज़ार को मालूम नहीं होता है। तो यदि वो पेस कोई कारण से समझ लें कि यहाँ पर ये तमाशा होने वाला है, और वो तमाशा होने से पहले ही आप खरीद लें, तो क्लियरली जब वो ग्रोथ आता है तो नई अर्निंग्स बढ़ता है, साथ में मल्टीपल्स भी बढ़ते हैं, और दोनों कॉम्बिनेशन बिकम्स एक्सपोनेंशियल। तो वो स्पॉट्स कभी-कभी आता है, मतलब हर साल बाज़ार में तो कितने ही स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर ये होता है। लेकिन हर इन्वेस्टर को उसके किस्मत में कितना होता है, उतना उसको मिल जाता है। 2 साल 3 साल में एक बड़ा स्टॉक हाथ लग जाता है, और उसमें यदि आप अलोकेट करें तो 25 गुना 50 गुना 2-2 3-3 साल में होता है। बट दैट इज़ ओनली अ स्मॉल, ये मत भूलें, बहुत छोटा पोर्शन होता है पोर्टफोलियो का। जैसे 1896-97 में हमको इन्फोसिस समझ में आया था, तो वो 2.5% खरीदे थे, तो वो हो गया 40%। मतलब बड़े हुए पोर्टफोलियो का 40% हो गया, मतलब हो गया होगा मेरे ख्याल से 50-60 गुना, पता नहीं कुछ तो नहीं। लेकिन वो तो इस टाइप का जो है ना, वो भारतीय जैसे हमने 25 में खरीदा था, हो गया 1200 रुपया, 1180 रुपया, वो 3 साल के अंदर हो गया। तो इस टाइप का जो होता है, बट दैट इज यू स्टार्ट विद 2-3%, एंड दैट चेंजेस द पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न तो आपको 12-15% जाने वाला है, इसी कारण से 4-5% और जुड़ जाता है। तो काफी इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप जैसे लोगों का इंटरव्यू देखते हैं कि रामदेव जी ने या XYZ ने इतना 50 गुना पैसा बना लिया, 25 गुना पैसा बना लिया, तो वो भी जर्नी पे जाना चाहते हैं कि कैन आई बी ए नेक्स्ट रामदेव अग्रवाल? तो इज दैट फिजिबल फॉर मेनी इन्वेस्टर टू फॉलो दैट पाथ? यदि वो डिज़ायर एक्चुअल में इंटेंसली है अंदर से, और उसके लिए काम भी करना चाहते हैं, खाली डिज़ायर हो के मतलब पैसा छपने का काम, क्रेडिट नोट आने वाला, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसके लिए मेहनत करें तो मैं तो क्या, मेरे से 1000 गुना अच्छा बनेगा। ऐसा कुछ हमारे पास तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं कि भाई मेरा कोई ना अद्वितीय कोई, मतलब मेरे पास कोई शक्ति है या एकेडमिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आप वही पुस्तकें पढ़ो, हम क्या पढ़ते हैं वो भी सबको मालूम है, दुनिया पर क्या पढ़ती है वो सबको मालूम है। मेरे को ऐसा लगता है कि यदि आपके पास कोई गुरु है, थोड़ा सा अर्ली स्टेज में गुरु मिल जाए, और पैशन सही होना चाहिए, वो तो दिखाने वाला पैशन नहीं, पैसे कमाने के लिए पैशन नहीं होना चाहिए। हमने ऑफ कोर्स आई वांटेड टू मेक मनी, बट मेरा पैशन जो है नेचुरल है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा जो लव फॉर स्टॉक मार्केट है और लव फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस आर कंसर्न, इवन इफ आई एम नॉट बाइंग दैट कंपनी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टोरी ऑफ द कंपनी। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आपको पैशन के बाद हार्डवर्क, और आप में वो स्किल होनी चाहिए या कि आप मल्टीपल बिजनेसेस को समझने की कैपेसिटी रखें कि इसमें ये कंपनी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बड़ी बनेगी तो क्यों बनेगी, बड़ी बन गई तो किस लिए बन गई, कैन दिस मॉडल भी रेप्लिकेबल बाय अदर? तो ये आपके अंदर ये इतना काम, तो ये तो बहुत बहुत लंबा हार्डवर्क क्या एक जिंदगी है की ना। अब इसमें क्या है, आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, ये मतलब अरे पार्ट टाइम जॉब नहीं है। है। आपको मेन स्ट्रीम कैरियर लेना पड़ेगा। तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली
स्टॉक मार्केट का बिजनेस पार्ट टाइम नहीं है। एटलीस्ट मेरे को लगता है मैं पार्ट टाइम तो नहीं कर सकता था, जो मैं कर रहा हूँ मैं, हाँ, ये पॉसिबल नहीं था। मतलब ये इतना सी, अब 100 बैलेंस शीट पढ़ रहे हो आप, 200 बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, कंपनी में जाके मगजमारी कर रहे हो, उनके साथ बैठे हुए हो, सीएफओ से मिलो, उसको मिलो, फैक्ट्री देखो, उसके डीलर से मिलो, उसके कंज्यूमर से मिलो, कंपटीशन से मिलो, कौन करेगा सब ये? तो फुल टाइम जॉब, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि 100% अरे सक्सेसफुल गारंटी तो है ही नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक हो ही बात है। सकता, भगवान थोड़ी हो आपकी गारंटी है। आपकी रीडिंग गलत हो सकती है, हम्म। लेकिन क्या है, आप जितना मेहनत करते जाओगे आपकी रीडिंग सही होती जाएगी। तो ऑड्स इंप्रूव हो जाते हैं आपके। क्लियरली द होल गेम इज दैट ऑफ इंप्रूविंग द ऑड्स। हम्म, ऑड्स कैन नेवर बी 100%, ठीक बात है। बट आपका जो 50-50 चालू कर रहे हो, तो आपका 50-50 होगा कंपनी में, तो मेरा 60-50 होगा, 60-40 होगा। दैट 10% इज द एज। हाँ, तो 10% एज है, फिर उसमें और मेहनत करो आप, और जहाँ जहाँ से मेहनत कर सकते हो आप, कंपटीशन से पता करो, कहीं और से पता करो, फिर अच्छा, फिर उसका 1 क्वार्टर और मेहनत करो, 1 क्वार्टर में देखा कि बहुत अच्छा हो गया, जैसे जैसे सोचा था ऐसे ऐसे क्वार्टरली तक आ गए, फिर उसका फिर और मेहनत करो आप, तो आपके ऑड्स और सुधर जाएंगे, आप अलोकेट और कर सकते हो। तो आपने बोला कि नॉर्मल इन्वेस्टर भी आप जैसा बन सकता है, बड़ा पैसा बना सकता है, आपने कहा कि मेरे से भी अच्छा कर सकता है। तो आपने जब 1987 में जर्नी चालू की थी, उस टाइम भी काफी इन्वेस्टर बाजार में थे, उसमें से बड़े कुछ गिने चुने बने। तो बड़े तो गिने चुने ही बनेंगे ना। हाँ, तो इस थ्योरेटिकली बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप जैसा अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है क्या? भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, अच्छा, लेकिन आप इतने पगलाए हुए हो क्या? अच्छा, पैरानाइड होना चाहिए आप, हाँ, इतना एकदम पागलपना चाहिए, जुनून चाहिए उसके लिए, जुनून जुनून, चाहिए। जुनून, एकदम जुनून, मतलब सब छोड़ के ही करना पड़ता है। अच्छा। दिन रात सिर्फ, मतलब ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग इज ऑल स्टॉक मार्केट। अब वो मेरे को ऊपर वाले ने दिया है, मैं खुद ने डेवलप किया, वो तो नहीं बोल सकता मैं। आपका ऐसा डीएनए है कि नहीं? तो वो होने से फिर देखिए, एक तो ये पैशन हो गया, सेकंड ये है कि भाई आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है। फिर बाजार ऐसा लगता है कि मतलब बदमाश लोग बहुत पैसा कमाते हैं, नहीं है। हाँ। यहाँ पर ऑनेस्टी बहुत चाहिए। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली, क्योंकि काफी लोग, जब हम आम इन्वेस्टर के मन में धारणा रहती है कि ये तो सटोरिया वाला बाजार है, कुछ लोग मिलके सट्टा करते हैं बॉम्बे में, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करते हैं, आम आदमी का तो पैसा बनने देते नहीं। लेकिन आप 30 साल के अनुभव के बाद, पैसा बनाने के बाद, ये अब आप बोल रहे हैं कि बाजार में ऑनेस्टी ज्यादा अच्छा पैसा। नो ऑनेस्ट मार्केट, ये कोई दूसरा मार्केट ही नहीं, मैं बोलता हूँ आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बोलता हूँ आपको, मतलब सरकार कुछ ही बोले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ही बोले, मैं बोलता हूँ जितना ऑनरेबल दिस एंटायर कम्युनिटी इज देयर, स्टॉक एक्सचेंज के आसपास जो काउंटर पार्टी जो है, ब्रोकर्स उससे ज्यादा ऑनरेबल कम्युनिटी नहीं मिलेगा आपको। भाई लाखों करोड़ का सवाल है रोज, आपको क्या लड़ाई रोड के ऊपर क्या लोग लड़ते मरते रह जाते हैं क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अभी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, पहले तो सब फिजिकल में भी नहीं होता था, रोज सौदा होता था, कभी नहीं होता था ऐसा प्रॉब्लम। और आजकल प्रॉपर्टी में, हर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो जाता सब हो जाता है। तो ये बहुत ऑनरेबल है। दूसरा ये, आपको अच्छी कंपनी समझ में नहीं आएगी जब तक आप खुद अच्छे नहीं हो, क्योंकि आपको खुद का जो बेंचमार्क है वो गलत रहेगा। आपने बहुत ही, मतलब जैसा आपका मन है वैसा आपको कंपनी दिख जाएगी। आपको सट्टा करना सट्टी वाले मिल जाएगी, और आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना आपका डीएनए वैसा, आपको वैसी कंपनी भी मिल उस जाएगी। टाइप के आपके मित्र मिलेंगे, उस टाइप के आपको कंपनीज मिलेंगे, उस टाइप के लोग आपको एजेंट्स मिलेंगे, उस टाइप के आपको क्लाइंट मिलेंगे, हर तरह उसी टाइप की बातचीत भी होगी। और फिर कहीं न कहीं जाके ऐसा नहीं हो सकती आप बहुत थर्ड क्लास कंपनी खरीदें और एस्पायर है कि मेरे पास इन्फोसिस रहे, लीवर रहे, रिलायंस रहे, ये घर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो आप जिससे खेलोगे वही घर में रहेगा। हाँ, तो आप जब कंपनी एनालाइज करते हो, तो आप ये नहीं देखते कल दाम बढ़ जाएगा, कल इसका मुझे डबल पैसा हो जाएगा, 1 साल बाद मेरा 6 महीने में डबल पैसा हो जाएगा, और 1 साल में 5 गुना हो जाएगा। आप वो नहीं देखते हो। आप देखते हो कि भाई 10, 15, 20 सालों में विल इट क्रिएट बिगर वैल्यू ऑन एन एवरेज। नहीं, कहानी ऐसे चालू नहीं होती है। हाँ, पहले तो समझने की कोशिश करो कि भाई, जैसे हमने QGLP बोला तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस, पहले तो बिजनेस समझ में आए कि बिजनेस अच्छा है। समझ, भाई बहुत अच्छा बिजनेस, लेकिन मेरे लिए समझ में आया तो मेरे लिए तो खराब ही हुआ ना। सो मेरे पहले समझ में आना चाहिए बिजनेस अच्छा है या खराब है, एकदम क्लियर है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है। खराब है मतलब खराब है, मेरे दिमाग में खराब है मतलब खराब है। इट कैन नॉट अर्न 20-25% रिटर्न ऑन, ब्याज नहीं कमा सकता, तो मेरे लिए खराब है वो। बहुत लंबे रहे इसका बुरा नहीं है। ठीक बात है। ओके, दूसरा ये कि भाई मैनेजमेंट कैसा है। अब वो मैनेजमेंट समझने का, अब ठीक है तजुर्बा है थोड़ा, बहुत लोगों से मिले हुए हैं, लेकिन वहीं पर
मतलब आप झोल खाते हो हम्म कि कई बार जो है ना लगता है बहुत अच्छे बंदे हैं हम्म और बाद में खराब निकलते हैं, एक आध हम्म जगह ऐसा हो जाता है, लेकिन इससे दुनिया का अंत नहीं है। 10 में से यदि आपका 8-9 भी सही निकला, एक आध गलत निकला, हम्म। ठीक है, चलेगा, ओके। बिकॉज़ यू डोंट हैव टू बी 100% राइट। नहीं वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो है ही नहीं पोर्टफोलियो, दैट्स व्हाई यू हैव द डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो। वो ठीक बात है, ठीक बात। पहले आप डायरेक्ट स्टॉक्स, अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टॉक्स, कंपनी का बड़ा पैसा आप डायरेक्ट स्टॉक्स में डालते थे। उसके बाद आप लोगों ने अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल वेल्थ म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दिया। तो एक तो रेगुलेटरी रीजन हो सकता है उसका, उसके अलावा क्या रीजन है कि आपने अपना पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर किया? मेरा केस थोड़ा यूनिक है बिकॉज़ आई एम रनिंग म्यूचुअल फंड, आई एम रनिंग सेल साइड, पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड। सेल साइड तो फिर भी ठीक है, मतलब डिस्क्लोजर के साथ में आप खरीद सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में बैठे हैं, आप चेयरमैन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी हैं, सब पूरा यू आर क्लोज टू पब्लिक मनी। अब उसमें क्या है कि हम वही कंपनी खरीदेंगे जो आता है, तो या तो हम अपना दिमाग म्यूचुअल फंड में लगा लें और या फिर पर्सनल पोर्टफोलियो लगा लें, ये दोनों काम तो अलग एक साथ नहीं बनेगा। ये मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग है और ये हमने शुरू से एकदम क्लियर रखा है कि भाई लेट्स नॉट हैव कन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक माइंड। सो जिस दिन हमने सीरियस म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड 2014 में चालू किया, तो हमारे पास जितने शेयर्स थे, मतलब टू माय डिसलाइकिंग, मोतीलाल जी ने बोला कि रामदेव तो ये सब अभी कोलैप्स इट इन योर ओन म्यूचुअल फंड्स एंड वहीं पर आप मेहनत करो और ओन दोस म्यूचुअल फंड्स एंड लेट सम मोर पीपल आल्सो बी देयर। जहाँ पर आपको लगे भाई पूरे पैसे हो गए, उस दिन बंद कर देना। यू डोंट हैव टू टेक अनलिमिटेड मनी ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग, 2014 तक आप अपने अपने पास डायरेक्ट स्टॉक रखते थे, फैमिलीज जो भी एंटिटीज के सबके नाम पे, यू सोल्ड एवरीथिंग एंड पुट दैट मनी इनटू म्यूचुअल फंड। तो पहले ऐसा लगा नहीं आपको कि भाई मेरे कंट्रोल में डायरेक्ट, अभी जो फंड मैनेजर मैनेज करता है, विड्रॉल सिम्टम का दौर नहीं निकला थोड़ा सा? लग रहा था कि हाँ। मैं करूँ क्या करके really, but then I got completely mesmerized by the size of the opportunity and जो वहाँ जो मजा था, फ्लेक्सिबिलिटी था, एंड मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं अपने लिए कम कर रहा हूँ, वो कभी नहीं आया दिमाग में। अच्छा। हाँ, मतलब इनफैक्ट आई वाज हैप्पियर फॉर द यूनिट होल्डर्स एंड इफ इसमें मजा क्या है कि यूनिट होल्डर का यदि उद्धार हो गया तो मेरा उद्धार तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। ठीक बात। और जितना चीज आप म्यूचुअल फंड के व्हीकल में कर सकते हो वो आप इंडिविजुअल में नहीं कर सकते, एक बोलता हूँ मैं आपको। और नहीं आपके लिए उतना रिस्पेक्ट है। आप कंपनी में जाएं, आप बोलो कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, आई डोंट थिंक कंपनी गिव्स अ डैम अबाउट इट। यदि आप बोलो कि मैं म्यूचुअल फंड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे 1 लाख का यूनिट होल्डर्स है, ये आपको एक अलग ढंग का रिस्पेक्ट है। अच्छा, ऐसा मेरा समझ है। नहीं बिल्कुल सही, वो इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट हो जाता है ना। तो आपकी जो सेबी का रेगुलेशन है, स्किन इन द गेम, कि जो फंड मैनेजर है या उनका खुद का पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में होना चाहिए, आपके लिए तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपका तो 100% फाइनेंशियल वेल्थ इज इन योर ओन फंड। इज दैट राइट? या 100%। तो आप 100% नॉट ओनली माइन, माय वाइफ, माय सन, मोतीलाल जी, उनकी पूरी फैमिली 100%। तो आप और यूनिट होल्डर एक ही नाव में सवार है? सब पूरा। तो आई पे द सेम फीस। यू पे द सेम फीस। और आपको, आपका रिटर्न, इन्वेस्टर का रिटर्न में कोई फर्क नहीं है? एक रत्ती फर्क नहीं, एक्सेप्ट दैट आई एम द लॉन्गेस्ट होल्डर। तो whatever you make more money। ना, तो कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट मेरे को मिलेगा, मतलब which will be more than the people who are coming and going। आपने जब 80s में और 87 में आपने काम चालू किया, उस टाइम कंपनी का वैल्यूएशन देखने के मैट्रिक्स या कंपनी को वैल्यू करने के मैट्रिक्स, और आपने इसमें कुछ बदलाव देखा है? आपकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग उसके साथ चेंज हुई है? व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ दैट? हाँ, सी जैसे जैसे पैसे का साइज बढ़ते गया, मतलब पब्लिक मनी इज नाउ रनिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़, तो आपको जैसे लिक्विडिटी का हम पहले ध्यान देते थे कि भाई अंडरलाइंग लिक्विडिटी, मेरे को क्या करने का, मेरे को तो 2, 5, 10 करोड़ का शेयर खरीदने हैं, वो लिक्विड हो इलिक्विड हो, हाउ डज इट मैटर, मेरे को शेयर मिल रहा, हो गया, काम खत्म। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में, बड़ा फंड है, तो यू कैन नॉट डू इट लाइक दैट। ओके भाई आप यदि मतलब आपको कॉर्पोरेट 10,000 करोड़ है, कंपनी 2,000 करोड़ की है, अब उसमें 2% खरीदो तो 10% आ जाएगा, 10% आ जाएगा, तो निकलो कैसे बाहर? निकलो, ठीक बात है। तो वो सब चीज़ें जो पहले मैं कभी ध्यान देता नहीं था, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो एड्रेसेबल कंपनीज कई बार खर्चा भी है, छोटी छोटी कंपनी जो मस्ती करते थे खरीदने का, वो थोड़ा कई बार कम हो जाता है। अच्छा, बट उसके डाउन, उसका
ये डाउनसाइड है तो अपसाइड है कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज मोर डिवर्सिफाइड और मोर लिक्विड परहैप्स मोर लिक्विड. you can you have the benefit of lot of things. I mean एनालिस्ट का ये फिर आपका जो फंड मैनेजर 24 घंटे लगा हुआ है, फंड मैनेजर तो अपनी जान लगा देते हैं ना. बिल्कुल, उसका तो डेली या रिपोर्ट आता है. या हम तो क्या है, हम तो साइड ऐसा पार्ट टाइम जॉब टाइप करते हैं. हमारा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. अब जब मन आया तो पढ़ लिए, जब मन आया तो अटेंड कर लिए, नहीं मन आया तो नहीं किए. कोई पूछने वाला नहीं कि भाई आपका परफॉर्मेंस कैसा है. मतलब साल में एक बार मुद्रा जी पूछे क्या हुआ तो बता दिए भाई खराब हुआ करके समझना. लेकिन ये तो मतलब काफ़ी मतलब मैंने स्ट्रक्चर्ड होता है. इसमें कई लोगों का मतलब हेड ऑफ रिसर्च, हेड ऑफ द इक्विटीज, फंड मैनेजर, दूसरे फंड मैनेजर कलीग्स सब देख रहे हैं आपको. अच्छा रामदेव जी, पहले तो कंपनियां लो पी मल्टीपल पे मिल जाती थी, 10 पे मिल जाती थी, 12 पे मिल जाती थी. अभी अच्छी कंपनियां, क्वालिटी कंपनियां 20 के नीचे मिलना ही मुश्किल है. तो हाउ डू यू एडजस्ट टू द ओल्ड मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड नाउ यू सी न्यू थिंग्स? तो आपने तो एक कोई XYZ कंपनी को 10 के पी मल्टीपल पे लिया होगा कोई टाइम. अभी वही कंपनी 30 के मल्टीपल पे आप कैसे इंटरनल जस्टिफाई करते हो या कुछ? ये ऐसी है कि जैसे मतलब रियल एस्टेट है तो जैसे मैं 92 में पहला घर खरीदा, 91 में, तो समझ लीजिए आप 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में एकदम टॉप एंड मिलता था. मतलब साउथ बॉम्बे में आपको अच्छे घर मिल जाएंगे 10,000 12,000 में, बहुत में बहुत 15-20,000. अभी साउथ बॉम्बे में अच्छा घर मतलब लाख रुपये पर स्क्वायर फुट, सेम का सेम. तो वो चीज़ जो है ना अभी मतलब अच्छी कंपनीज में जो है ना वो भी समझ में, क्योंकि इकोनॉमी का डेप्थ आ गया है. इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी आ गई है. $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई. जब वो आधा ट्रिलियन 1 ट्रिलियन का था तो एक बात था. इंटरेस्ट रेट बदल गया. इंटरेस्ट रेट पहले सब 10-15% तो आपको एनसीडी में मिलता था. बिल्कुल मिलता था. 5-6%, 7% मिल जाए तो बड़ी बात है. तो ये जो इंटरेस्ट रेट चेंज होने से वो अल्टीमेटली अंतर तो पड़ेगा पी मल्टीपल में. कंपनीज बड़ी स्टेबल हो गई हैं. दे हैव प्रूवन कंपनीज, दे हैव साइज, दे हैव कैश फ्लो, क्वालिटी ऑफ बिजनेस आर वेरी गुड. मैंने आपका एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें कहीं आप लोगों ने लिखा था कि हीरो मोटर्स 1980s में 80,000 मोटर बाइक बनाती थी, 1 करोड़ बनाती है. सो दैट इज अ स्केल वी इंडिया हैज मूव्ड, राइट? तो आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा इंडियन कंपनी का, क्या आपको थोड़ा अंदाजा था 90s में कि इतनी बड़ी इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी ओवर अ पीरियड टाइम? इतना यस, इट एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशन लास्ट 30 years इंडियन इकोनॉमी इन कॉर्पोरेट इंडिया. कंपाउंडिंग ऐसा चीज है ना कि एक बार बोलो क्या होगा तो मैं बोल दूंगा ये होगा, लेकिन एक्चुअली टू ग्रैपल कि उस समय क्या होगा. ये 3 ट्रिलियन है, 3 का 6 मैं बोलता हूँ 2031-32 में हो जाएगा, शायद हो सकता है 30 में हो जाएगा. लेकिन ये मतलब उस समय कैसा माहौल दिखेगा ना वो नहीं बोल सकते आप. कौन से बिजनेस का कितना बड़ा तूफान होगा, मतलब स्टॉक मार्केट बिजनेस कहाँ जाएगा, ये बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट है टू एक्चुअली डू द मॉडलिंग, क्योंकि इतने वेरिएबल्स हैं. डायरेक्शनली हमको मालूम है कि ऐसा होगा. यू नो मतलब कार जो 3 मिलियन कार बिकती है वो हो सकता है 9 मिलियन 10 मिलियन कार बिके, इस टाइप का. तो बट लेकिन कौन सी कंपनी का कितना बिकेगा, किस टाइप के मॉडल्स लोग पसंद करेंगे, विल इट बी ईवी और आईसी, विच कंपनी इन दैट विल विन, ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है मॉडल करने का. बट ये तो सी हम आए इसी के लिए कि हमको ये था कि भाई यहाँ अपॉर्चुनिटी बड़ा है और ये देश की कहानी बहुत बड़ी बनेगी. 75 साल हो गया इंडिया को इंडिपेंडेंस के. हो सकता है अभी हम 80 साल देखे, 85, 90, 100 भी देखेंगे, उम्मीद करते हैं हम सब लोग. तो आपको क्या लगता है जब इंडिया अपना 100 ईयर सेलिब्रेट करेगी इंडिपेंडेंस का, इकोनॉमी की साइज, मार्केट, क्या पोटेंशियली है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आई एम नॉट होल्डिंग यू. हाँ समझ गया. आपका गेस्टिमेट क्या है कि क्या पॉसिबिलिटीज है? ये पूरा यूनिवर्स कंपाउंडेड है, इंडिया भी कंपाउंडेड है. इट्स अल्टीमेट कंपाउंडिंग स्टोरी ऑफ 7-8% से 6 to 7% जीडीपी. ठीक बात है. 4-5% अपने को तो सब नॉमिनल नंबर चाहिए ना. तो 10% 12% का कंपाउंडेड है, तो हर 7 साल में डबल हो जाएगा. तो आपको 3 बार तो फ्लिप पक्का होगा. सो 2, 4, 8, सो 3 है तो $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी. $25 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब ऑलमोस्ट डबल ऑफ और 1.5 टाइम्स ऑफ चाइना उस 25 साल में. अब उसका क्या कौन से नए बिजनेस बनेंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस का क्या साइज होगा, हाउसिंग का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, कम्युनिकेशंस का क्या होगा, और कई नई बिजनेस भी आएंगी. बट एग्जिस्टिंग बिजनेसेस विल बिकम एक्सट्रीमली लार्ज. मतलब जैसे 95 में HDFC बैंक चालू हुआ, उसका 40 रुपये का दाम होता था, 200 करोड़ का इक्विटी था.
मतलब 1000 करोड़ में पूरा बैंक मिलता था, हम्म, 1000 करोड़ में पूरा बैंक, एंड इट वाज वेरी लिक्विड। हम्म, 10 लाख शेयर आपको 2 मिनट में आ जाएगा। हम्म, अच्छा, आई हैड दैट फील हम्म, कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज बैंक। हम्म, आई हैड अ क्लियर, बट टू से कि इट विल बिकम 10 लाख करोड़ बैंक, इतना समझ नहीं इतना था। समझ ठीक बात है। ओके, वो सो बोलते कंपाउंडिंग में क्या होगा पता नहीं, end हाँ, में। जो सो एंड गेम क्या होता है कि मार्केट से तो ये नहीं मालूम पड़ता कि, लेकिन मेरे को मालूम है कि जैसे आई कैन से कि 10 साल में जब इंडियन जीडीपी विल गो फ्रॉम 3 to 6 ट्रिलियन, तो भी 120-125 लाख करोड़ का टोटल सिस्टम क्रेडिट है। हम्म, दैट विल बी मोर लाइक 275 to 3 लाख करोड़, हम्म, 300 लाख करोड़ का, उससे ज़्यादा बड़ा मार्केट बनेगा क्रेडिट का, मे बी 350 लाख करोड़ का। हम्म, अब इसको अंडरराइट कौन करेगा? हम्म, फॉरेनर्स अंडरराइट करेंगे, डोमेस्टिक बैंक अंडरराइट करेंगे। उस डोमेस्टिक बैंक में कौन वो तीरंदाज है जो मतलब 40-50 हज़ार करोड़ से 1 लाख करोड़ से 15-20-25 लाख करोड़ का बैलेंस शीट बना देगा, और मार्केट कैप हो जाएगा 20 लाख करोड़ का, जो अभी 25-50 हज़ार करोड़। ये चीज़ मतलब फैदम करना जो, सो आई कैन सी द अपॉर्चुनिटी 25 साल में। तो टॉप लाइन अच्छी है, उसमें से कौन विनर, आप स्टार्टिंग लाइन पे 15-20 एथलीट हैं, अब उसमें कौन नंबर 1 आएगा आज बोलना बहुत, टुडे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, वी कैन टेक अ कॉल कि ये होगा, लेकिन सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस, सो द हाँ, वंस व्हिच आर सक्सेसफुल नाउ ओनली हैव चांस। एक दो पीछे से भी आएंगे, हाँ ठीक बात बट है। आई हैव सीन इन एंटरप्रेन्योरशिप हम्म, कि इवन एंटरप्रेन्योर डजंट नो व्हाट इज द एंड गेम। हम एनालिस्ट तो बोलते हैं कि आप ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर खुद को नहीं मालूम है कि उसका एंड गेम क्या होगा। आपने अभी वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप एनालिस्ट भी रहे हैं, आपका पैशन स्टॉक पिकिंग, अभी फंड भी चलाते हैं, तो जब आप खुद एंटरप्रेन्योर रहे, तो जब आप किसी कंपनी से मिलते हो, किसी एंटरप्रेन्योर से मिलते हो, तो आपकी जर्नी आपको हेल्प करती है उसको ढंग से समझने में, डज इट हेल्प यू इन एनी वे? Clearly in bad time. अच्छा। See, analysts over there very appreciative when things are going very well. हम्म, बट जब खराब समय आता है, सी बाजार का क्या कहानी है, आपका ऊंचा अर्निंग ऊंचा वैल्यूएशन, हाई अर्निंग्स हाई वैल्यूएशन, so that makes the top. Then low earnings low valuation, that's the bottom of the stock. तो जब नीचे आ जाता है लिफ्ट से, मतलब सिक्लिकली, तो उस समय कंपनी की जो पोजीशन रहती है उसको अप्रिशिएट करना, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। तभी आपको रिजनेबल भाव में अच्छी कंपनी मिलेगी। लेकिन टू अप्रिशिएट दैट कि भाई ऐसा भी होता है, उसका किराया नहीं है, कोई सिस्टम ही ऐसी है। ठीक बात है। तो वो चीज़ मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो एक मतलब कोई बिजनेस कोई एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे सीधी लाइन में जाते नहीं। मतलब कहाँ पर, अब जैसे अब देखिए अभी कोविड हुआ, जब कोविड चालू हुआ तो लगता था कि यार अंधकार है, मतलब बहुत तकलीफ होने वाला है, बट इट वाज द बिगेस्ट बुल रन इन द ब्रोकिंग साइड लास्ट 2 इयर्स। मतलब जिस हिसाब से कस्टमर आए हैं, 40 मिलियन का 100 मिलियन कस्टमर बताइए आप, जो 12 महीने आते थे वो 1 महीने में आए। ठीक बात है। तो ये तो किसको मालूम है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपनी दुकान खोल के बैठ रहे हो, कस्टमर यदि मान लो एक के बदले में 10 आ रहे हैं, तो आपको रिकॉर्ड प्रॉफिट आएगा। तो ये चीज़ जो है ना, लेकिन आपको एक ब्रॉड समझ कि भाई ये बड़ा गेम होने वाला है, वहाँ पर अपना काम सेट कर रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के रखें, पीपल लगा के रखें, एंड यू आर सर्विसिंग द कस्टमर, एंड सडनली एक स्पॉट आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएगी जिसमें पूरा माहौल बदलेगा। अच्छा, आप एक आम इन्वेस्टर को क्या एडवाइस देंगे कि उनको डायरेक्ट स्टॉक्स करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए? वेयर आर द ऑड्स ऑफ नॉट गोइंग रॉन्ग? आई एम नॉट सेइंग नॉट गोइंग राइट, जैसा आपको मैंने समझ लिया कि भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा पैसा बन सकता है, बट बड़ा पैसे का नुकसान भी हो सकता है, यू कैन आल्सो लूज कैपिटल इन द प्रोसेस। सो रिटर्न कोई अश्योर नहीं कर सकता, बट एज लॉन्ग एज यू कंट्रोल रिस्क, रिटर्न आने के चांसेस आप इम्प्रूव कर लेते हो। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, व्हाट इज अ बेटर अल्टरनेट वेयर ही हैज लेस चांस ऑफ लूजिंग कैपिटल? देखिए, जो बाजार में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है। पहले जब हम चालू किए तो एक्चुअली इट वाज अ वेरी प्रिमिटिव मार्केट, 80s 90s। तो आप बैलेंस शीट पढ़ो, बैलेंस शीट पढ़ने वाले कोई थे, आप बैलेंस शीट पढ़ो, यू हैव एज, व्हेन यू आर वॉकिंग इनटू द फ्लोर यू हैव एन एज इफ यू हैव रेड द बैलेंस शीट। आप बताओ, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक है, अभी सब पूरा आ जाता है, सब पूरा का पूरा फुल डेटा अवेलेबल है सबके पास। क्वार्टरली डेक, और उसके ऊपर से उसका ऑडिटेड आपको कौन कॉल, बचा क्या है?
और कंपनी इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत करती अच्छे है, प्रेजेंटेशन करती है, जबरदस्त पूरा जान लगा देती है जान प्रेजेंटेशन लगा बनाने देते, में। इतना बढ़िया इंडस्ट्री की समझ आ जाता है आदमी को तो पढ़ने में उनको। तो उसी का आपका एडवांटेज जो है वो कम होते जा रहा है इंडिविजुअल के लेवल पे। हम्म बट इफ यू आर एन एस इन्वेस्टर, भगवान ने आपको बनाया फुर्सत से एज एन इन्वेस्टर, तो भाई डेफिनेटली करो आप। मतलब आपको ऐसा नहीं कहा कि भाई मतलब मैं आई एम डूइंग सम जॉब बट आई आई हैव अ नेचुरल लाइकिंग फॉर इट एंड पैशन एंड आई कैन सी 10 रुपए की चीज़ 2 रुपए मिल रहा है मैं खरीदूंगा और उसका अनलिमिटेड पैशन रखूंगा। उस टाइप का आप में उतना ग्रिट है तो डेफिनेटली आप इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेज करो। बट ये सब इंडिविजुअल पोर्टफोलियो की कहानी कब आई, जब हम लोग चालू किए थे उस समय म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन अच्छा उस समय पार्टिसिपेशन भी इतना नहीं था। अब masses are coming from rural India to second tier, 2 tier city. People are working 1000, 2000 रुपये, 500 रुपये का SIP कर। I don't think that mass should try to do direct stocking. They are best allocated in the equity allocation. तो आप बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत पैशनेट है, आप बहुत हार्डवर्क कर सकते हैं और भगवान ने आपको फुर्सत से बनाया है एंड आपके पास अनलिमिटेड पेशेंस, I mean patience and time. टाइम होना चाहिए आपके पास। 100 रुपए की चीज 20 रुपए में हो जाए तो भी आप उसमें लेने की ताकत आपकी। क्योंकि वैल्यू समझ में कैसा है, सब प्राइस तो सबको दिखता है, वैल्यू किसी नहीं मालूम पड़ता है। तो वैल्यू असेस करने का कई लोगों को क्या होता है, बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि भाई मेरे को समझ है इस चीज़ के बारे में, लेकिन सब में नहीं होता है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे अच्छा खाना, अच्छा गाना, अच्छा म्यूजिक, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, आप सीख सकते हैं। मतलब आप में इनबिल्ट कुछ तो होना चाहिए उसके लिए, राइट? वैसे ही फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आपको कुछ तो So I would say कि 99% people must look at mutual funds. 1% जो इस टाइप के जो तीरंदाज हैं उनको भाई वो नहीं आएंगे तो फंड मैनेजर बने कहाँ से, है ना? सो वो बीकॉम में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते वक्त जो डायरेक्ट पोर्टफोलियो करते हैं वहीं से ग्राउंडिंग चालू होती है एंड देन द पैशन लीड्स टू बिकमिंग फंड मैनेजर और एंटरप्रेन्योर और व्हाटएवर। तो जिसका फुल टाइम जॉब है वो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, बट बाकी आप जिसका फुल टाइम जॉब नहीं, जो नॉर्मल अपना काम कर रहा है, बिजनेस रन कर रहा है, ऑफिस प्रोफेशनल है, सैलरी क्लास है, उनको ज्यादा डेबल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब द राइट वे टू गो इज go through mutual fund, PMS, whatever is your उनको डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं ज्यादा डालना चाहिए पैसा। ऐसा नहीं तो मतलब they will have bad experience, let them try. अच्छा बैड एक्सपीरियंस, हाँ ठीक बात है। लिक्विड मार्केट है, ये साल 2 साल ट्राई करो, नहीं बनता तो यार ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बाजार क्विट करो। हाँ, आई एम सेइंग आप आओ इक्विटी में, पीएमएस के प्रोफेशनल मैनेजर के थ्रू आओ उधर। बाजार मेरे को जो समझ है कि भाई यदि 10 लाख लोग हैं या 10 करोड़ लोग हैं, देयर आर 10 करोड़ वेज ऑफ मेकिंग मनी। आपने यदि रास्ता आपने बना लिया ना तो ऐसा कोई चीज़ खराब नहीं, कोई अच्छी नहीं, मेरा कहने का। लेकिन क्या है, स्टॉक डायरेक्ट स्टॉक रूट जो है ना इट्स ट्रेचरस, मतलब खतरों से खाली खतरों से भरा हुआ है। तो वो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जिसको है द गाय हू हैज स्टमक एंड टाइम, पेशेंस, हार्ड वर्क, definitely they should do it. But otherwise masses 99% they must choose a good fund house, good scheme and just keep allocating. So आपने देखा दोस्तों कि रामदेव जी फंड तो चला रहे हैं लेकिन एज पैशनेट अबाउट स्टॉक्स एज he was when before 2014 when he was actually investing in those direct stocks। और उन्होंने बोला कि एक आम इन्वेस्टर भी अच्छा काम कर सकता है प्रोवाइडेड उसके अंदर पैशन हो, हार्ड वर्क हो, कंपनी समझने की उसमें क्षमता हो, पेशेंस हो, तो भी वो अच्छा पैसा बना सकता है। साथ में ये भी कहा कि 99% इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड का रूट अपनाना चाहिए क्योंकि वहाँ आपके पास बहुत सारे फंड ऑप्शंस अवेलेबल है और वहाँ 14-15% से पैसा कंपाउंड हुआ है पिछले 15, 20, 25, 30 सालों में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और रामदेव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सर।